तुझे पता है मैंने इस महीने 2,000 रुपये बचा लिए। तूने कैसे बचा लिए? मेरे तो बचते ही नहीं। अरे बेटा, क्या डिस्कशन चल रहा है? किस बात पे चर्चा हो रही है? सर, हमारी एक प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन निकालिए। प्रॉब्लम? और तुम दोनों को? तुम दोनों तो बहुत ही होशियार बच्चे हो। सर, हम दोनों को 6 महीने से पॉकेट मनी मिल रही है 1,000 रुपये, और इन 6 महीनों में प्रियांशी ने तो 2,000 रुपये बचा लिए, और मुझे तो ये भी कम पड़ जाते हैं। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, हम दोनों के खर्चे भी एक जैसे हैं, फिर भी हमारी बचत में इतना अंतर क्यों है? देखो, इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा हमारी नीड्स और वांट्स को। नीड्स माने हमारी ज़रूरतें और वांट्स माने हमारी इच्छाएं। सर, ज़रूरतें और चाह तो एक ही होते हैं, फिर इन दोनों में अंतर कैसा? देखो, सामान्य भाषा में ज़रूरतें और इच्छाएं तो एक ही लगती हैं, पर इनमें अंतर होता है। ज़रूरतें वो होती हैं जो हमारे जीवन स्तर को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। और इच्छाएं तो असीमित हैं, इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। इच्छाएं वो होती हैं जो हमारे जीवन स्तर को सुधारने के लिए काम आती हैं। हाँ सर, जैसे हमें स्कूल जाने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है, बैग, कॉपी, पेन। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये चीज़ें महंगी खरीदते हैं और कुछ कम पैसों में भी खरीद लेते हैं। बिल्कुल मैंने सही। ये सारी चीज़ें सस्ती खरीद के ही पैसों की बचत की है। ठीक है सर, फिर तो मैं अपने सारे खर्चे बंद कर दूंगी और अपने सारे पैसों की बचत कर लूंगी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी खर्चा ना करें। इसकी बजाय हमें अपने खर्चों की एक सूची बनानी होगी। तो चलो अभी बैठकर एक सूची बनाओ अपने सारे खर्चों की। इन खर्चों की सूची बनाने के बाद हमें इन खर्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। तो इस तरह से हम इन खर्चों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले खर्चे हैं ए, जो महत्वपूर्ण भी हैं और आवश्यक भी हैं। फिर दूसरे प्रकार के खर्चे होंगे बी कैटेगरी के, जो महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन इतने आवश्यक नहीं हैं। सी कैटेगरी में वो सारे खर्चे आएंगे जो ना तो महत्वपूर्ण हैं और ना ही अर्जेंट है। इस तरह से हम अपने इन खर्चों को अलग अलग करके फिजूल खर्ची बचा सकते हैं और पैसों की बचत कर सकते हैं। सर, आप हमें बचत के बारे में और भी कुछ बताइए। बचत करना ज़रूरी क्यों है? देखो, बचत हमारे आय का ही एक भाग है होता है, ठीक है। ये हमारे इमरजेंसी में काम आता है, भविष्य में होने वाली अनियमितताओं से हमें बचाता है। सर, मैंने जो बचत की थी, अब मैं उन पैसों का क्या करूं? तुम अपने पैसों को गुल्लक में भी जमा कर सकते हो। देखो, गुल्लक में जमा करना या घर पर रखना तो ठीक है, लेकिन इसमें इसे चोरी होने का डर भी रहेगा और गुमने का भी डर रहेगा। इससे बेटर है कि आप उसे बैंक में जमा कर दें। सर, बैंक में ही क्यों जमा करना चाहिए? बैंक में जमा करने से हमें इसका रिटर्न मिलेगा इंटरेस्ट के फॉर्म में। सर, हम स्टूडेंट तो बचत करके कर सकते हैं पैसों का, लेकिन क्या हमारे पेरेंट्स भी बचत कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने परिवार का एक बजट बनाना होगा। सर, ये बजट क्या होता है? देखिए, बजट एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें आपके सारे आय के स्रोत और खर्चों की जानकारी होती है। एक देश में भी अपना बजट बनता है, सारे विभाग भी अपना बजट बनाते हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशन भी बजट बनाते हैं। लेकिन अभी इसे समझने के लिए आप अपने परिवार का बजट भी बना सकते हैं, जिसमें आप अपने परिवार के आय के सारे स्रोतों को लिखेंगे और उन स्रोतों के हिसाब से आप उन खर्चों को विभाजित करेंगे, जिससे आप वापस से सेविंग कर सकते हैं। ठीक है सर, अब मैं अपने पेरेंट्स से बोलूँगी कि वो घर के खर्चों का एक बजट बनाएं और नीड्स और वांट्स को ध्यान में रखते हुए पैसों की बचत करें। बिल्कुल सही। और मैं अपेक्षा करता हूँ सारे बच्चों से कि वो भी अपने नीड्स और वांट्स को समझते हुए फिजूल खर्ची को बचाएंगे और बचत करेंगे। धन्यवाद। दर्शना, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, तो मैंने जाके बैंक में जमा करवा दूँ। तुम्हारा बैंक में अकाउंट है? नहीं, मेरा तो बैंक में कोई अकाउंट नहीं है और मैंने तो अकाउंट ओपन भी नहीं करवाया। तो तुम्हें पहले बैंक में अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। बैंक में कैसे अकाउंट ओपन करवाते हैं? बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए तुम्हें एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना होगा, जो तुम किसी भी बैंक से ले सकते हो। उसके साथ में तुम्हें EKYC भी करवानी पड़ेगी। वो तुम बैंक से भी करवा सकते हो या फिर किसी भी CSB सेंटर से बायोमेट्रिक के थ्रू करवा सकते हो। बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए तुम्हें 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे: आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पर मेरे पास पैन कार्ड तो है ही नहीं और मैंने बनवाया भी नहीं। बिना पैन कार्ड के भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसके लिए बैंक में ही जाके अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अच्छा, और मुझे अकाउंट के साथ क्या क्या मिलेगा वहाँ से?
तुम्हें अकाउंट के साथ पासबुक मिलेगा वहाँ से, और एटीएम कार्ड और चेकबुक जो है वो 7 दिन के बाद आ जाएगी। अच्छा, वैसे बैंक में तो बहुत सारे अकाउंट होते होंगे, मेरे लिए कौन सा अकाउंट सही रहेगा? भैया एक अकाउंट हो सकता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट ज़्यादातर बिजनेस अकाउंट्स होते हैं। इन्हें फाइनेंशियल अकाउंट्स के बीच में फ्रीक्वेंटली मनी ट्रांसफ़र किया जाता है। ये कॉर्पोरेट और बिजनेस ओनर्स के लिए बेस्ट होते हैं। ना ही मैक्सिमम अमाउंट होल्ड करने की कोई लिमिट होती है और ना ही मंथली ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट होती है। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है। अच्छा। एक टाइप का अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह मनी सेव करने के काम आता है। ज़्यादातर लोगों के पास इसी टाइप का अकाउंट होता है। इस अकाउंट का मेन बेनिफिट ये होता है कि बैंक कस्टमर को इस अकाउंट में पैसे रखने के लिए कुछ पैसे एज ए इंटरेस्ट पे करता है। इस अकाउंट पे कस्टमर कितनी भी बार पैसा डिपॉजिट कर सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे महीने में नंबर ऑफ ट्रांसफर्स की लिमिट होती है और कुछ पर ट्रांजेक्शन चार्ज भी लगाया जाता है। अच्छा। एक अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें फिक्स्ड अमाउंट फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में जमा कर दिया जाता है। एफडी शुरू करने की कोई लिमिट नहीं होती। यह मिनिमम 7 डेज से लेकर 10 ईयर्स तक की जा सकती है। एफडी शुरू करने के लिए कस्टमर द्वारा एक फिक्स्ड अमाउंट उसके टाइम अकॉर्डिंग जमा कर दिया जाता है। फिर कस्टमर बैंक उन्हें रसीद देता है। फिर कस्टमर वापस जाकर वह रसीद लेता है और बैंक उन्हें उनके अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे करता है। इसे हम ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं और हाँ, इसे हम अपने सेविंग अकाउंट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट की तरह ही एक और अकाउंट होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि इसमें ना तुम्हें एक साथ में डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है और इंस्टॉलमेंट में डिपॉजिट कर सकते हो। एक बैंक में आरडी शुरू करने के बाद बैंक के द्वारा कस्टमर की मर्जी के अनुसार पैसे निकाल लिए जाते हैं, और एक आरडीए मिनिमम 6 मंथ से लेकर के मैक्सिमम 10 ईयर्स तक का कराया जाता है। अच्छा। तुम अपने साथ जब तुम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओ तो डिपॉजिट स्लिप लेकर जाना पैसे जमा करने के लिए। अभी डिपॉजिट स्लिप क्या होती है और इसे कैसे भरते हैं? उसे भरने की जानकारी के लिए हमारे सर ने वीडियो बनाया है, वो हम आगे देख सकते हैं। या वो कैश में जमा होंगे या फिर चेक के थ्रू जमा होंगे। अब इसे फिल करने का तरीका बहुत ही आसान है। जो जो जानकारियां इसमें दी गई हैं वो जानकारियां हमें सारी फिल करनी है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि बैंक का नाम ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके आगे आपको यहाँ पर लिखना होगा शाखा का नाम। जिस भी शाखा में आप ये पैसे जमा कर रहे हैं उस शाखा का नाम यहाँ पर लिखेंगे। इसके आगे आप यहाँ राइट हैंड साइड पे देखेंगे दिनांक, जिस दिनांक में आप पैसे जमा कर रहे हैं वो दिनांक। और इसके नीचे यहाँ पर आपको लिखना है अकाउंट नंबर। जिस भी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसा जमा किया जा रहा है उसका अकाउंट नंबर और यहाँ पर उसका पूरा नाम। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, 10 अंकों का मोबाइल नंबर। और इसके नीचे यहाँ पर आएगी कैश की डिटेल्स। जिस भी डिनोमिनेशन में आप यहाँ पर पैसे जमा कर रहे हैं, 500 के नोट में, 200 के नोट में, 100 के नोट में, वो सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। और यहाँ पर टोटल अमाउंट, जैसे यहाँ पर 500 के 4 नोट जमा किए जा रहे हैं तो कुल राशि यहाँ पर हो रही है 2000 रुपए। तो यहाँ अंकों में आएगा और यहाँ पर शब्दों में आएगा। इसके नीचे ही जमाकर्ता के हस्ताक्षर होंगे। और अब आ जाते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पर, जहां पर वही डिटेल्स हमें दोबारा फिल करनी होगी। तो पहले आप देखें यहाँ बैंक का नाम, उसके आगे यहाँ पर इसकी शाखा, दिनांक, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंटेंट खाता धारक का पूरा नाम, कैश का डिनोमिनेशन, टोटल अमाउंट अंकों में और शब्दों में। ये डिपॉजिट स्लिप को भरकर आप कैशियर के पास जाएंगे काउंटर पे बैंक में, और धनराशि के साथ वहां पर आप इसे जमा कराएंगे। सारा जानकारी चेक करने के बाद इसका जो लेफ्ट साइड पे आपको रिसिप्ट दिख रही है, ये कैशियर आपको यहाँ पर एज ए रिसिप्ट आपको ये वापस देगा, जिसके बाद से आपका जो पैसा है वो बैंक में जमा हो जाएगा। अब ये तो बात हुई कि किस तरह से हम जो है बैंक में जाके पैसे जमा कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर
अगर बैंक से हमें पैसे विड्रॉ करना है या कैश निकालना है तो किस तरह से हम वो पैसे निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सामने नकद आहरण पर्ची, जिसे कैश विड्रॉल स्लिप भी कहा जाता है। इसकी जानकारी भरना भी बहुत आसान है। बैंक का नाम ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंटेड होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा ब्रांच या शाखा का नाम, जिस दिनांक में आप विड्रॉ कर रहे हैं वो दिनांक, और इसके नीचे अमाउंट या धनराशि की जानकारी। जितना अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं उसको आपको यहाँ अंकों और शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर, इसके नीचे आपके सिग्नेचर और आपका पूरा नाम। जिसके भी अकाउंट से विड्रॉ किया जा रहा है उसके सिग्नेचर और उसका पूरा नाम। इसके नीचे दी गई जानकारी जैसे ट्रांजैक्शन आईडी, टोकन नंबर, ये सारी जानकारी जो है बैंक द्वारा भरी जाएगी। इस पर्ची को लेके इसके साथ बैंक पासबुक को लेकर आपको अगेन वैसे ही काउंटर पे जाना है और ये सारी जानकारियां चेक करने के बाद जो कैशियर है वो आपको यहाँ से कैश को आपको निकासी देगा। तो अब आपने देखा कितना आसान है डिपॉजिट स्लिप और विड्रॉ स्लिप को भरना। ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप कभी भी बैंक में जाकर ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये जो सामने आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इसे देखकर आप पहचान ही गए होंगे, ये है एक मनी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं चेक। तो पहले इसके फीचर्स को हम समझ लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से हम नए चेक को फिल कर सकते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर चेक में, तो ऑलरेडी क्योंकि ये बैंक द्वारा चेक बुक दी जाती है तो यहाँ जिस भी शाखा से आपका अकाउंट है उसकी सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जैसे बैंक का नाम, उसका एड्रेस, आईएफएससी कोड, और यहाँ नीचे आपका जो अकाउंट नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पर प्रिंटेड आपको मिलेगा। और इसके अलावा आपका जो नाम है, खाता धारक का जो नाम है, वो भी यहाँ पर ऑलरेडी प्रिंटेड आपको मिलेगा। नीचे कुछ कोड भी दिए गए हैं। इन कोड का भी कुछ मतलब होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि पहला ये जो कोड है जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, जिसे हम बोलते हैं चेक नंबर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो हमें हमेशा संभाल के रखनी चाहिए। इसके बाद है MICR कोड। ये एक तरह का स्कैनिंग कोड होता है जिस चेक से संबंधित सारी जानकारियां बैंक को दी जाती है। किसी किसी चेक में आपको RBI अकाउंट नंबर भी मिलेगा और इसके बाद जो कोड है इसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन कोड। अब बात करते हैं किस तरह से हम एक नए चेक को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पे के बाद जिस भी व्यक्ति को हमें चेक देना है उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखना होगा। इसके नीचे जो भी राशि का चेक हम बना रहे हैं उसको शब्दों में और अंकों में हम यहाँ स्पष्ट रूप से लिखेंगे। और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर होगा। जो भी ये चेक इशू कर रहा है, जिसका भी नाम से ये चेक बुक है, वो उसके सिग्नेचर यहाँ पर किए जाएंगे। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का ओवर राइटिंग या कट पिट यहाँ पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये चेक मान्य नहीं होता है। अब दो तीन चीजों को और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जैसे आप यहाँ देखेंगे तो ये जो चेक है इसमें आगे लिखा हुआ है ऑर्डर। तो ये एक तरह का ऑर्डर चेक है। ऑर्डर चेक का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा गया है, ये चेक सिर्फ और सिर्फ उसी को इन कैश करवाया जाएगा। या तो वो उसे कैश के फॉर्म में इन कैश करा सकता है बैंक से, या उसके खाते में भी इसे ट्रांसफर कर दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ चेक ऐसे होते हैं जहां पर ऑर्डर के अलावा यहाँ पर लिखा होता है बियरर। बियरर का मतलब ये है कि उस चेक या इंस्ट्रूमेंट को लेके कोई भी व्यक्ति जा सकता है और उसे इनकैश करा सकता है। इसके अलावा अगर किसी चेक में इस तरह से दो क्रॉस लाइन कॉर्नर पर लगाई हुई है, पैरेलल लाइंस, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस चेक। क्रॉस चेक का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिखा गया है, ये चेक सिर्फ उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा।
इसके अलावा कई बार यहाँ पर अकाउंट पे भी लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ यही व्यक्ति इस चेक का यूज कर सकता है, आगे ये किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और आप इसे अच्छी तरीके से यूज करेंगे। तो चेक की तरह ही एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट। तो आपके सामने यहाँ पर एक स्पेसिमेन दिख रहा है डिमांड ड्राफ्ट का। इसमें भी जानकारियां बहुत सी चेक के जैसी ही होती हैं। जैसे आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो ये है इसका डीडी नंबर, डिमांड ड्राफ्ट नंबर। यहाँ ऊपर जिसके भी नाम से ये इशू किया गया है उसका पूरा नाम, दिनांक, यहाँ पर उसका अमाउंट अंकों में, शब्दों में, और यहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारियां देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, डिमांड ड्राफ्ट या चेक पे, तो दोनों के अपने अलग अलग यूजेस हैं। जैसे डिमांड ड्राफ्ट की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ बैंक द्वारा ही इशू किया जा सकता है। उसके अलावा चेक जो है वो खाता धारक अपना इशू कर सकता है। चेक में जिस भी व्यक्ति का नाम दिया गया है वो उसे दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफर कर सकता है, बट डिमांड ड्राफ्ट में ये फैसिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह से कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं दोनों में, बट और दोनों का ही अपना अलग अलग यूज है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही होगी और आप जो है अपने डे टू डे लाइफ में इन सब जानकारियों को जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो बच्चों आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट यानी निवेश के बारे में। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने कुछ टाइम से कुछ सेविंग्स करी हैं, अब मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ? देखो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। तुम अपने पैसों को म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकती हो। तुम्हें अपने पैसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तुम अपने पैसे शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तुम अपने पैसों को क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकती हो। ये सारे ऑप्शंस तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहले ये तो बताओ कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है। क्या कोई बता सकता है इन्वेस्टमेंट क्या है? सर मैं बताऊं? निवेश आय का वह भाग है जो वास्तविक पूंजी निर्माण के लिए खर्च किया जाता है। सामान्य भाषा में निवेश का अर्थ है हमारे द्वारा जमा किए हुए पैसों का इस तरह से इस्तेमाल करना जिससे उनका मूल्य और अधिक बढ़ जाए। अच्छा, तो तुम बताओ निवेश क्या है बेटा? अपनी कमाई को ज़्यादा आमदनी करने के उद्देश्य से किसी बैंक में, किसी बिजनेस में या फिर किसी उद्योग समूह में लगाई जाती है, इसी को निवेश करना कहते हैं। अच्छा, निवेश को अलग अलग तरीके से हम जो है फ़ायदा इसका ले सकते हैं। क्या कोई बता सकता है कि किस प्रकार से हम निवेश कर सकते हैं? सर निवेश दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला होता है भौतिक संपत्ति, फिजिकल एसेट्स, जैसे रियल एस्टेट्स या कमोडिटीज़ पर। दूसरा होता है वित्तीय संपत्ति, फाइनेंशियल एसेट्स, जैसे पीएफ, शेयर्स, बॉन्ड्स और भी इत्यादि बहुत सारे तरीके हैं। और क्या प्रकार है निवेश के? सर ये गोल्ड इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट के बारे में तो मुझे भी पता है, पर ये शेयर्स और डिवेंचर्स क्या होते हैं? शेयर्स का मतलब होता है किसी कंपनी की इक्विटी कैपिटल को सामान्य इकाइयों में हम विभाजित करते हैं। प्रत्येक यूनिट को हम शेयर कहते हैं। जैसे मान लो किसी कंपनी की 10 लाख की पूंजी को हमने 1000 शेयरों में विभाजित किया गया, प्रत्येक शेयर की कीमत 1000 रुपये है। इस प्रकार कंपनी शेयर होल्डर्स को बिजनेस में हिस्सा प्रदान करती है। और डिबेंचर एक तरह का लोन होता है जिसमें इक्विटी शेयर्स की तरह ही छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और इन छोटे भागों को ही हम डिबेंचर कहते हैं। डिबेंचर होल्डर कंपनी का हिस्सेदार न होते हुए ऋणदाता होता है। म्यूचुअल फंड्स एक तरह की रजिस्टर्ड बॉडी होती है जो निवेशकों से धन एकत्रित करती है और अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करती है, जैसे इक्विटी शेयर्स, गवर्नमेंट बॉडीज और भी कई जगहों पर। इक्विटी शेयर्स की तुलना में म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा सुरक्षित होता है। म्यूचुअल फंड की तरह ही एक और निवेश करने का आसान तरीका है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एसआईपी में हम अपनी आय के हिसाब से छोटी छोटी राशि में भी निवेश कर सकते हैं। इसे हम मंथली, क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली भी पे किया जा सकता है। इससे निवेशक के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ता है और वो आय के हिसाब से उसको अच्छा रिटर्न भी मिलता है। तो ये सारे ऑप्शंस तो बहुत अच्छे हैं निवेश के, लेकिन निवेश करने से पहले हमें 4 से 5 कारकों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला सबसे महत्वपूर्ण कारक या फैक्टर जिसे हम कहें वो है असेट्स फॉर्मेशन, संपत्ति का निर्माण होना। निवेश करने से या तो चल या अचल संपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा है
निवेश की गई राशि। अगर ज़्यादा राशि में निवेश किया जाएगा तो उससे रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा, कम राशि में निवेश करेंगे तो उससे रिटर्न भी हमें कम मिलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण भाग है इसमें समय सीमा। ज़्यादा समय के लिए निवेश करेंगे तो उसका रिटर्न हमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा, और कम समय के लिए करेंगे तो उसमें रिटर्न हमें कंपैरेटिवली कम मिलेगा। चौथा महत्वपूर्ण कारक है निवेश का ज्ञान। जैसे कौन से शेयर की कीमत कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और अगर निवेश का सही तरीके से ज्ञान नहीं होगा तो इससे क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, हमारी निवेश की गई राशि डूब भी सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण इन सब में है रिस्क, जिसे हम बोलते हैं जोखिम। रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट का। जैसे अभी आप लोगों ने अलग अलग तरीके बताए इन्वेस्टमेंट के, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जिनमें जोखिम शामिल है, जैसे इक्विटी शेयर, और कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जिसमें कम जोखिम शामिल है, जैसे SIP या म्यूचुअल फंड्स, और या फिर बैंक में जमा की गई फिक्स डिपॉजिट की राशि। तो इस तरह से हम जोखिम के अनुसार भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उनसे हमें अलग अलग तरह से रिटर्न मिलता है। सर जैसे आज किसी कंपनी का शेयर 1000 का है और कुछ सालों तक हम उस शेयर को रखते हैं अपने पास, तो 1000 से बढ़कर कुछ सालों बाद उसकी कीमत हो जाती है 1500-1600 रुपये। तो जो बढ़ी हुई कीमत रहती है वही शेयर्स में हमारे रिटर्न्स होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आप लोगों के पास इतनी जानकारियां हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि कैपिटल में हमें किस तरह से रिटर्न मिलेगा? सर कैपिटल में हमें कैपिटल एप्रिसिएशन के फॉर्म में रिटर्न मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब होता है किए हुए मूल्य का बढ़ना, जिसमें सामान्यतः निवेश में म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स ऐसे निवेश का समावेश होता है। और हमें जो है शेयर से किस तरह से रिटर्न मिल सकता है? शेयर से हमें रिटर्न डिविडेंड के फॉर्म में मिलता है। डिविडेंड को हिंदी में लाभांश कहा जाता है। डिविडेंड या लाभांश का मतलब होता है किसी कंपनी के शेयर्स जो हमारे पास रखे हुए हैं उस पर जो हमें कंपनी उसके प्रॉफिट का हिस्सा देती है, उसी को डिविडेंड कहा जाता है। और योजनाओं से मिलने वाला रिटर्न क्या होता है? निवेश पर ब्याज मिलना, जैसे बैंक पोस्ट, प्रोविडेंट फंड, राष्ट्रीय पेंशन योजना, क्रेडिट सोसाइटी इत्यादि से मिलने वाला ब्याज है। अच्छा, तो युवराज तुम बताओ कि प्रॉपर्टी में निवेश से हमें किस तरह से रिटर्न मिलेगा? सर प्रॉपर्टी में हमें 2 टाइप से रिटर्न मिलते हैं, किराया और मूल वृद्धि। मूल वृद्धि मतलब सर जैसे कि आज हमने कोई प्लाट खरीदा 50 लाख रुपए का, कुछ सालों के बाद उसकी कीमत बढ़ के 50 लाख से 70 या 80 लाख रुपए हो जाती है, तो जो बढ़ी हुई कीमत रहती है वही प्रॉपर्टी में हमारी रिटर्न्स होते हैं। ये तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी मुझे बताई और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने ये सारी जानकारियाँ दी। तो ये सारी जानकारी तुम्हें मिली कहाँ से? हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास से। तो देखा तुम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास कितनी महत्वपूर्ण है, और मैं आशा करता हूँ कि जो बच्चे देख रहे हैं वो भी इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। धन्यवाद। और आप दोनों की ट्रिप की तैयारी हो गई? हाँ हो गई है, बस अब टिकट बुक करानी बाकी है। अभी तक टिकट बुक नहीं करी? अरे इतनी धूप में लाइन में लग के कौन टिकट बुक कराने जाएगा? अरे तुमने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के बारे में नहीं सोचा? अरे भैया ऑनलाइन बुकिंग तो हो जाएगी पर उसमें मनी ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तो फिर तो तुम्हें UPI के बारे में भी नहीं पता होगा। सुना तो मैंने भी है, पर उससे पेमेंट कैसे करते हैं? UPI एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है जो अपने खाते या बैंक अकाउंट को मोबाइल से लिंक करता है। इससे आप छोटे मोटे लेन देन भी कर सकते हो, जैसे अपने दुकानदारों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ भी कर सकते हो। इससे आप ट्रेन, प्लेन, बस इनकी टिकट भी बुक कर सकते हैं। इसके साथ साथ इससे आप घर बैठे बैठे जल कर, संपत्ति कर, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल, फ़ोन का रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप दिन हो रात हो कभी भी बैंकिंग कर सकते हैं, और इसमें हमारे खाता क्रमांक और IFSC कोड की भी ज़रूरत नहीं होती। हाँ हाँ ये सब तो ठीक है, पर मैं इस पर भरोसा कैसे कर लूँ? इस पे हम भरोसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये RBI द्वारा निर्मित किया गया एक सिस्टम है जो कि अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था। UPI को मेंटेन करने वाली संस्था है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें सारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे RBI और IBA ने मिलकर स्टार्ट करने का फैसला लिया था, जो कि सेटलमेंट लॉ 2007 के अंतर्गत आता है। UPI को यूज़ करने के लिए कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती है? UPI को इस्तेमाल करने के लिए हमारे फ़ोन में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, जैसे FamePay, PhonePe, Google Pay, Paytm और भी है। अरे ये सब तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, सच तो मैं कैश पेमेंट करना ही पसंद करूँगी। कैश ट्रांजैक्शन में हमारे पैसे चोरी होने का डर होता है और घूमने का भी डर होता है, और इसके साथ साथ ही हमारी सरकार को मुद्रा रख रखाव में काफ़ी खर्च करना पड़ता है,
यूपीआई की मदद से हम इस खर्चे को काफ़ी कम कर सकते हैं। और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। यूपीआई आईडी की मदद से हर यूज़र की एक खुद की आइडेंटिटी होती है, जिससे यह बहुत सुरक्षित बन जाती है। ये यूपीआई आईडी क्या होता है? यूपीआई आईडी एक टाइप का एड्रेस होता है जो ऑनलाइन पैसे लेने देने के वक्त काम आती है। इसको इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है। अच्छा, यूपीआई के अलावा और किस किस तरीके से मैं ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ? और भी बहुत से तरीके हैं यूपीआई के अलावा जिससे तुम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकती हो, जैसे आरटीजीएस, एनईएफटी, यूएमपीएस। पर इनमें यूपीआई आईडी की जगह अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड की ज़रूरत होती है। वो सब तो ठीक है, पर ये एनईएफटी वगैरह क्या होता है? एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसमें आप एक बैंक से दूसरी बैंक या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। दूसरा होता है आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें आप बड़े से बड़ा ट्रांजैक्शन कुछ मिनटों में ही कर सकते हैं। तीसरा होता है आईएमपीएस। आईएमपीएस यानी का मतलब होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। इसमें आप 24 घंटे में कहीं पर भी बैंकिंग कर सकते हैं और अवकाश के दिन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये यूपीआई इस्तेमाल करते वक्त हमें सावधानियाँ क्या क्या रखनी होंगी? वैसे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत सुरक्षित होते हैं, पर फिर भी तुम किसी से अपना पिन, पासवर्ड या ओटीपी शेयर मत करना। ये वही ओटीपी है ना जिससे आजकल बहुत सारे फ्रॉड होते हैं? हाँ, ये वही ओटीपी है। इसका मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड, जो ट्रांजैक्शन के वक्त बैंक यूज़र को एसएमएस के थ्रू सेंड करती है। यह सिर्फ एक बार ही यूज़ होता है, जो ऑनलाइन बैंकिंग को सेफ बनाता है। बहुत से लोग हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। वो हमें स्कैम कॉल करके हमसे हमारा ओटीपी मांगते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपना ओटीपी किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। अरे, ये सब तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है। अब मैं हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही यूज़ करूँगी। वो तो ठीक है, तुम अपने डिजिटल फुटप्रिंट की भी जानकारी रखना। अब ये डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? जैसे कैश ट्रांजैक्शन के वक्त हमारे पास में कोई डेटा रिकॉर्ड नहीं रहता है, वैसे ही डिजिटल फुटप्रिंट मतलब यह एक तरह का इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड है जो बताता है कि तुमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है। हाँ, ये सब तो ठीक है। चलो हम लोग हमारी ऑनलाइन बुकिंग कर ही लेते हैं। तो देखा आप लोगों ने यूपीआई की मदद से किस तरह से हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें ना तो बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, ना आईएफएससी कोड की। ये ट्रांजैक्शन काफ़ी सुरक्षित होते हैं, लेकिन इन्हें करने के लिए दो बातों का ध्यान रखना होगा। ना तो अपना पिन नंबर किसी से शेयर करें और ना ही ओटीपी शेयर करें। ज़्यादा जानकारी के लिए npci.org.in पर विजिट करें। धन्यवाद।